हेलो। टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक बिजनेस की अकाउंटिंग पीरियड के एंड में उसकी सिचुएशन को चेक करते हैं, उसकी स्थिति को चेक करते हैं। तो देखो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं और साथ में बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो एक बिजनेस की अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब दे रखा था कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यानी 31 मार्च को जब फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं उस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है जो एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करते हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, यानी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर बिजनेस में लॉस हो रहा है। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने का मतलब दे रखा है कि बिजनेस की बैलेंस शीट को चेक करते हैं कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी इंटरनल है और कितनी लायबिलिटी एक्सटर्नल है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? ये वो स्टेटमेंट हैं जो एक बिजनेस की क्या चेक करते हैं? फाइनेंशियल सिचुएशन को चेक करते हैं और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं, यानी बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रिपेयर किए जाते हैं? अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, यानी 1 अप्रैल से अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है? एंड होता है किसका? फाइनेंशियल ईयर का। तो 31 मार्च, जैसे 31 मार्च 2024 को क्या चेक किया गया था? ए लिमिटेड के क्या चेक किए गए थे? मिस्टर ए के क्या चेक किए गए थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए गए थे, यानी मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा है। उस बिजनेस के एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, जिसे क्या पता करेंगे कि बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है और बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज हम डिस्कस करेंगे वो किसके बेस पर कर रहे हैं? वो एक सोल प्रोप्राइटर के बेस पर कर रहे हैं, यानी एक सोल प्रोप्राइटर जब बिजनेस करता है तो किन किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तैयार करता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, डेफिनेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। उसके बाद देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने टाइप, यानी कितने पार्ट हैं, कितने इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैटेगराइज किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में होता है इनकम स्टेटमेंट और सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, फर्स्ट है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फिर बोल सकते हैं बैलेंस शीट। देखो, इनकम स्टेटमेंट से यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है? बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फिर बोल सकते हैं बैलेंस शीट से कंपनी की एक सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस की क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता किस स्टेटमेंट के थ्रू चलता है? किसके थ्रू? इनकम स्टेटमेंट या फिर बोल सकते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता किस स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं? तो क्या है? बैलेंस शीट के थ्रू, या फिर बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू एक बिजनेस की किसका पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को अगर दोनों को एक साथ बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? फाइनल अकाउंट बोल सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट के अंदर कौन से स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं? फाइनल अकाउंट में दो स्टेटमेंट इंक्लूड है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट बोलते हैं। ये ध्यान रखना,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम किस बेस पर प्रिपेयर कर रहे हैं? एक सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस के लिए हम किसको प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये दोनों स्टेटमेंट एक सोल प्रोप्राइटर के, एक इंडिविजुअल के बिजनेस की सिचुएशन को चेक करने के लिए हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। अब एक बार शॉर्ट में बताती हूँ क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट हैं जो एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं और एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करते हैं, वो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो पार्ट में कैटेगराइज किया, पार्ट ए में इनकम स्टेटमेंट, पार्ट बी के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको बोल सकते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को अपन बोल सकते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि एक बिजनेस के फाइनल अकाउंट कौन से हैं? एक बिजनेस के दो अकाउंट फाइनल अकाउंट में इंक्लूड होते हैं, कौन से? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। तो यहां तक का कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब फर्स्ट पार्ट कौन सा है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम इसको पार्ट को पहले डिस्कस करते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट और इंक्लूड है, कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो हमने यहाँ डिस्कस किया था। इनकम स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? इनकम स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट इंक्लूड है, फर्स्ट अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से एक बिजनेस के ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस का पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किसका पता चलता है? बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है। अब देखो, इनकम स्टेटमेंट का पहला अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है? बिजनेस की ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को शो करता है। अब हम पहले किसको डिस्कस करेंगे? अब हम पहले डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या है? गुड्स को प्रोड्यूस करने तक की कॉस्ट आती है। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर बिजनेस जिस गुड्स में, जिस सर्विसेज के अंदर ट्रेड कर रहा है, उस गुड्स को प्रिपेयर करने तक की कॉस्ट किसमें इंक्लूड होती है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इंक्लूड होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स को प्रोड्यूस, ध्यान रखना, सिर्फ गुड्स के प्रोड्यूस करने तक की टोटल कॉस्ट कहाँ इंक्लूड आएगी, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब गुड्स के जो प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट आई थी, उस कॉस्ट को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? उस कॉस्ट को हम सेल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखो, कॉस्ट को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? सेल्स के साथ कंपेयर करेंगे। कॉस्ट को सेल्स के साथ कंपेयर करके ये पता करेंगे कि बिजनेस के अंदर ग्रोस प्रॉफिट है या फिर ग्रोस लॉस है। कैसे पता करेंगे? देखो, अज्यूम करो टोटल कॉस्ट एक पेन को प्रोड्यूस करने की, या फिर मान लो तो कोई और आर्टिकल ले लो, जैसे कि किसी बोतल को प्रिपेयर करना है। एक बोतल को प्रिपेयर करने की टोटल कॉस्ट कितनी आती है? 1000 रुपये आती है। उस बोतल को 1000 रुपये में प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल कॉस्ट के अंदर, लेकिन सेल कितने में कर रहे हैं? उसको 1200 रुपये के अंदर उस बोतल को सेल कर रहे हैं। सेल्स प्राइस कितनी है? 1200 रुपये। उस 1200 वाली बोतल जो हम बेच रहे हैं, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई थी? 1000 रुपये। तो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस कैसे पता चलता है? कि सेल्स में से कॉस्ट को लेस करते हैं। सेल्स माइनस कॉस्ट किया कि 1200 माइनस 1000 किया तो 200 रुपए का क्या आ गया? 200 रुपए का आ गया ग्रोस प्रॉफिट। अगर सेल्स वैल्यू ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो क्या आता है? ग्रोस प्रॉफिट आता है। और अगर कॉस्ट वैल्यू ज्यादा है, सेल्स प्राइस कम है, तो क्या निकल के आता है? ग्रोस लॉस निकलता है। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उन कॉस्ट को शो किया जाता है जो किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने तक की होती है। सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करने तक की कॉस्ट किसमें आती है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती है। गुड्स को कैसे सेल कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपेंस आते हैं जो किसी भी गुड्स को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस करने तक की कॉस्ट किसमें इंक्लूड आती है?
ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे कि गुड्स को परचेज किया, परचेज करने की कॉस्ट, जैसे उस गुड्स को परचेज करके बिजनेस तक लेके आए वहां तक का रेंट, या फिर कैरीज बोल सकते हैं, कैरीज इनवर्ड, या फिर उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में लेबर को जो वेजेस पे की है वो, यानी वो सभी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो करते हैं जो किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के अंदर इंक्लूड होते हैं। उन सभी फैक्टर को किस में इंक्लूड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। तो अपना टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट हैं, एक तो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। उसमें से भी हम किसको पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट को। अब ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया कि गुड्स को प्रोड्यूस करने तक की टोटल कॉस्ट किसमें शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो करते हैं। उस टोटल कॉस्ट की हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, उस टोटल कॉस्ट की हम सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर सेल्स ग्रेटर देन है कॉस्ट से देन ग्रोस प्रॉफिट है, और अगर सेल्स लेस देन है कॉस्ट से देन ग्रोस लॉस है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा देखते हैं। अब देखो फर्स्ट क्या था अपना, ट्रेडिंग अकाउंट। अब अपन ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लिखते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उसकी डेट शो करेंगे, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2024 की क्या है अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, अपना अकाउंटिंग पीरियड है। तो फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं। कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम एज ऑन या एज एट वर्ड यूज नहीं करते। क्या शो करते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी डेट होती है, जो भी ईयर है उस ईयर को शो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2024 लिया है, 2023 की बैलेंस शीट है, 2023 के फाइनेंशियल अकाउंट है। तो फॉर द ईयर एंडिंग 1 मार्च 2024 शो किया। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा दे रखा है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये वाली साइड कौन सी है, डेबिट साइड, और ये वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या शो करते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है जो लास्ट ईयर के अंदर वो गुड्स, जो वो फाइनल गुड्स जो बिना बिके रह गए थे, यानी वो गुड्स जो सेल नहीं हुए थे, उन गुड्स को हम क्या लेके आते हैं, ओपनिंग स्टॉक के तौर पर लेके आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक शो करते हैं। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज में से क्या लेस करेंगे, परचेज रिटर्न। क्या लेस करेंगे, परचेज रिटर्न को लेस करेंगे। उसके बाद वेजेज आती है, वेजेज एंड सैलरी। ध्यान रखना, अगर वेजेज एंड सैलरी है तो किस में आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अगर सैलरी एंड वेजेज है तो किस में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेजेज एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी एंड वेजेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब दे रखा था, मान लो गुड्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस टाइम पर जो फ्यूल लग रहा है उसकी कॉस्ट। कैरीज इनवर्ड, कोई भी रेंट, मतलब अगर किसी मशीनरी को, अगर किसी गुड्स को उसके अंदर लेके आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए जो रेंट पे कर रहे हैं, उस गुड्स को बिजनेस तक लाने के लिए जो रेंट पे कर रहे हैं, कैरीज इनवर्ड। तो ये सारे क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो कि उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के अंदर अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो फैक्ट्री वर्ड यूज होगा। तो क्या है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री एक्सपेंस, इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, एक्सपेंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, या फिर बोल सकते हैं कि एक्सपेंस ऑन प्रोडक्शन। देखो लिख रखा आगे, एक्सपेंस ऑन प्रोडक्शन। तो वो सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं जो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी फैक्ट्री एक्सपेंस है कोई भी। इनवर्ड है, कैरीज इनवर्ड है, यानी उस गुड्स को बिजनेस में लाने के क्या है, किराया है। उसके बाद एक्सपेंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सपेंस ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को करने पर जितने एक्सपेंस है वो सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। और सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। टू कस्टम ड्यूटी, टू इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी उस गुड्स को बिजनेस के अंदर लाने तक जितने एक्सपेंस किए हैं वो सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। टू रॉयल्टी, ये 3-4 टर्म ध्यान रखनी है, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, रॉयल्टी।
एक ध्यान रखना है आपको वेजीज एंड सैलरी का। डायरेक्ट ये पॉइंट उठाकर पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ कि ये वाली टर्म हम कहाँ शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कौन सी टर्म ध्यान रखना, वेजीज एंड सैलरी का, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और रॉयल्टी। ये सभी क्या है, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो उस गुड्स को बिजनेस के अंदर लाने तक के खर्चे हैं, यानी उस गुड्स को प्रोडक्शन तक करने के सभी एक्सपेंस किसमें इंक्लूड होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इंक्लूड है। क्रेडिट साइड के अंदर क्या शो करते हैं, इस साइड के अंदर क्या शो किया था, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सभी डायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ शो किया गया। अब जो गुड्स बनाया है उस गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो सेल्स कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे और उसमें से लेस कर देंगे, सेल्स इनवर्ड को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यानी जो सेल्स किया हुआ गुड्स वापस बिजनेस के अंदर आ गया उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बाद में क्या लिखे हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक, यानी वो गुड्स जो एट द एंड ऑफ ईयर बिकने से रह गया था, यानी सेल्स नहीं हुआ था, उस गुड्स को कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। डेबिट साइड के सभी आइटम को ऐड करते हैं और क्रेडिट साइड के सभी आइटम को ऐड करते हैं। क्रेडिट साइड में क्या शो करेंगे, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। इस साइड क्या शो करता है, उस गुड्स की कॉस्ट, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्लस उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में जितने भी एक्सपेंस हुए हैं उन सभी एक्सपेंस को इंक्लूड करके क्या निकालते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस करते हैं। अगर सेल्स प्राइस ज्यादा है किससे, टोटल कॉस्ट से, तो क्या निकलता है, ग्रोस प्रॉफिट निकलता है। और अगर सेल्स प्राइस कम है किससे, टोटल कॉस्ट से, तो क्या निकलता है, ग्रोस लॉस निकलता है। चाहे बिजनेस के अंदर ग्रोस प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में ग्रोस लॉस हो, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में। उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट के अंदर। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रोस प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रोस लॉस शो कर रहा है तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। जब हम P&L अकाउंट का परफॉर्मा तैयार करेंगे तो मैं आपको उसमें डिस्क्राइब करूंगी। एक ध्यान रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। अभी बताया था कि इस इनकम में से इस टोटल कॉस्ट को लेस करेंगे, लेस करने से या तो बिजनेस के अंदर ग्रोस प्रॉफिट आएगा या फिर बिजनेस के अंदर ग्रोस लॉस आएगा। चाहे बिजनेस में ग्रोस प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में ग्रोस लॉस हो, उसको हम कहाँ शो करते हैं, उसको शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब नेक्स्ट परफॉर्मा अपने पास किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, फर्स्ट अकाउंट था ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। अब देखो सेकंड है, सेकंड हमारे पास क्या दे रखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके अंदर भी सभी एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और सभी इनकम को क्रेडिट करते हैं। सेकंड, इट रिकॉर्ड ऑल इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को इंक्लूड किया गया था, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को इंक्लूड किया गया था। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंस बाकी रह गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका मतलब है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस और अदर बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जो एक बिजनेस के अंदर इनकर होते हैं। उन सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। और सभी इनडायरेक्ट इनकम को हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। आपको परफॉर्मा बनाऊंगी तब ज्यादा क्लियर होगा। एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये बोला गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब दे रखा था, देखो सभी डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम यहाँ इंक्लूड की गई है। बाकी जितने भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं उन सभी खर्चों को कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन रूप है। इट शो नेट प्रॉफिट और नोट नेट लॉस को शो करता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को शो करता है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को शो करता है।
और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनाने के बाद क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के क्या है, सीक्वेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रॉफिट बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट का क्या देखा, परफॉर्मा देखा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा कि क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है जो क्या शो करता है, बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को शो करता है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा देखते हैं। अब अपने पास सेकंड परफॉर्मा किसका है, सेकंड परफॉर्मा है पी एंड एल अकाउंट का, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। देखो इनकम स्टेटमेंट में दो है, फर्स्ट अकाउंट कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जिस ईयर के क्या है अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2024 तक के हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या की, डेट मेंशन की जिस दिन हमने P&L अकाउंट को एट द एंड में प्रिपेयर किया। अब डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में सबसे पहले हम किसको शो करते हैं, जो बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट से हमने कैरी फॉरवर्ड किया था। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकला था उसको कहाँ शो करेंगे, सबसे पहले उसको P&L अकाउंट की डेबिट या क्रेडिट साइड शो करेंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट है तो कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस लॉस है तो हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड के अंदर शो करेंगे। टू ग्रोस लॉस या फिर बाई ग्रोस प्रॉफिट, या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रोस लॉस होगा। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे उनको कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फर्स्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से एक्सपेंस आते हैं, सैलरी, रेंट, टेलीफोन चार्जेस, ये सभी क्या है, ये सभी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं। सेकंड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग करने में जो खर्चे लगे थे, जैसे एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं, जैसे किसके हैं, जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, बैड डेप्ट के हैं, ये सारे एक्सपेंस किसके हैं, ये सारे एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर जो एक्सपेंस नहीं आते, उन एक्सपेंस को हम कहाँ शो करते हैं, मिसलेनियस हेडिंग के अंदर शो करते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट है, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, ये सभी किसके अंदर आते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर आते हैं। तो सभी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। और सभी इनडायरेक्ट नेचर की जितनी भी इनकम है उसको हम कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। जैसे कि रेंट रिसीव किया है, कमीशन रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है, ये सभी कहाँ शो होंगे, सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। एट द एंड सभी एक्सपेंस और सभी इनकम को शो करने के बाद क्या होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता करेंगे। अगर एक्सपेंस एक्सेस है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर, अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो नेट लॉस होगा, और अगर इनकम ज्यादा है और लॉस कम है तो क्या शो होगा, एट द एंड नेट प्रॉफिट शो होगा। नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर शो करेंगे। अगर नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे, और अगर नेट लॉस है तो कैपिटल में से लेस कर देते हैं। जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को निकाला, उसको हमने कहाँ शो किया, उसको हमने कहाँ ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर सबसे पहले हमने किसको शो किया, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकला है उसको कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में,
कैपिटल के अंडर शो करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड करेंगे और अगर लॉस हुआ तो कैपिटल में से लेस करेंगे। अब कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जिनको ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। फिर उनको हम कहाँ शो करेंगे? देखो, हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, डोमेस्टिक एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इनकम टैक्स बिजनेस से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है। इनकम टैक्स क्या है? जिस पर्सन ने इनकम अर्न की उस पर्सन को पे करनी है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सभी एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये सभी एक्सपेंस क्या है? इंडिविजुअल से रिलेटेड है, किसी पर्सन से रिलेटेड है। डज नॉट शो इन P&L अकाउंट, यानी इन एक्सपेंस को कभी भी P&L में शो नहीं करेंगे। कौन से हैं? हाउस होल्ड एक्सपेंस, डोमेस्टिक एक्सपेंस, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इन सभी को हम कहाँ शो करेंगे? इन सभी को P&L अकाउंट में कभी भी शो नहीं करते। इनको कहाँ शो करते हैं? इनको ट्रीट करते हैं किसके जैसे? ड्राइंग के जैसे। इनको कैसे ट्रीट करेंगे? इनको ड्राइंग के जैसे ट्रीट करेंगे और क्या करेंगे? कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। कहाँ का डिडक्ट करेंगे? कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे, क्योंकि हाउस होल्ड एक्सपेंस, मान लो अज्यूम करो बिजनेस ने बिजनेस के अंदर से किसी भी गुड्स को या कैश को विड्रॉल कर लिया, हाउस होल्ड पर्पज की वजह से विड्रॉल कर लिया, किसको? गुड्स या कैश को। तो उससे क्या हुआ है? बिजनेस की कैपिटल कम हो गई है। उसको हम P&L अकाउंट में शो करने की बजाय कहाँ शो करेंगे? कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ एक्सपेंस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? उनको ड्राइंग से अज्यूम करते हैं। अब तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा देखा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा देखा। अब अपन देखते हैं कौन सा अकाउंट इनकम ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट, कौन सा? फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट को देखते हैं अभी। अब देखो, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो किससे रिलेटेड है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब दे रखा था कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ शो होता है? ओपनिंग स्टॉक शो होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, तो क्या निकल के आता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये फॉर्मूला ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर बेस्ड है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो टर्म यूज होती हैं उनको इंक्लूड करके हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकाला है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब सेकंड है ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस कर देते हैं, अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस कर देते हैं तो क्या निकलता है? ग्रोस प्रॉफिट निकलता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपने अब आप बोलोगे मैम आपने ग्रोस प्रॉफिट बताया, आपने नेट प्रॉफिट बताया, आपने जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बताया ही नहीं जब हमने किसको? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसके फॉर्मेट बनाए थे, तब प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के मिड की टर्म है, यानी ग्रोस प्रॉफिट में से देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं? ग्रोस प्रॉफिट में अगर ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो क्या निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। कैसे निकलता है? अगर ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करो और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो तो क्या निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कि ग्रोस प्रॉफिट में सभी इनडायरेक्ट इनकम को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेस करेंगे, तो अपने पास क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट निकलेगा। अब देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट को बेस मानकर भी हो सकता है, यानी ग्रोस प्रॉफिट में कुछ टर्म ऐड और लेस करके भी हम किसको निकाल सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट के बेस पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर नेट प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो सभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, हमने ऊपर कैलकुलेट किया ये वाला और ये वाला, यहाँ तो ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया, यहाँ पर हमने क्या किया? लेस किया इनकम को। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम किसको बेस मान रहे हैं? नेट प्रॉफिट को मान रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोस प्रॉफिट निकलता है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, देन क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है। अगर ग्रोस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? ग्रोस प्रॉफिट में सभी क्या कौन सी ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करेंगे। अगर नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यानी हम क्या चल रहे हैं? उल्टे चल रहे हैं। अगर उल्टे चल रहे हैं ना तो उल्टे ही करेंगे। उल्टे चल पड़े तो क्या किया? एक्सपेंस को क्या कर दिया? ऐड कर दिया और इनकम को क्या कर दिया? लेस कर दिया। किसमें से? नेट प्रॉफिट में से। नेट प्रॉफिट में अगर एक्सपेंस को ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दो, अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस को लेस कर दिया तो कौन सा बचेंगे? ऑपरेटिंग ही बचेंगे। क्या बचेगा? ऑपरेटिंग ही। अपने को कौन सा प्रॉफिट निकालना था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ग्रोस प्रॉफिट को बेस मान करके और एक नेट प्रॉफिट को बेस मानकर। ग्रोस प्रॉफिट को बेस मानेंगे तो ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे, एक्सपेंस को लेस करेंगे। अगर नेट इनकम को बेस मानेंगे तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखे हैं, कुछ मदें देखी हैं जो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बेस पर? नेट प्रॉफिट के बेस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखेंगे हम बैलेंस शीट को। सेकंड स्टेटमेंट अपने पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लेस को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम किसको प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाने के बाद बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के द्वारा चेक की जाती है। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाने के बाद बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट क्या है कि बैलेंस शीट किसको शो करेगा? बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटी को शो करता है, यानी एक बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज में कितनी लायबिलिटीज इंटरनल हैं और कितनी लायबिलिटीज एक्सटर्नल हैं। अब इंटरनल लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? इंटरनल लायबिलिटीज है कि ओनर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा है वो पैसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है। बाकी सभी लायबिलिटीज जैसे लोन की पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करना है, ये सारी लायबिलिटी कौन सी है? बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। तो बैलेंस शीट क्या शो करता है? बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंस शीट बिजनेस की टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी, उसकी कैपिटल को शो करता है। बैलेंस शीट को जब भी प्रिपेयर किया जाता है बैलेंस शीट के परफॉर्मा के ऊपर एज एट डेट शो की जाती है, जिस दिन बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। इस परफॉर्मा के ऊपर एज एट ही क्यों लिखा जाता है? फॉर द ईयर एंडिंग क्यों नहीं लिखा जाता? रीजन है क्योंकि बैलेंस शीट किसी एक फिक्स दिन प्रिपेयर की जाती है। पहले हम यहाँ पर क्या लिखते थे? एज ऑन लिखते थे। एज ऑन का मतलब दे रखा था कि जिस दिन बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया है उस दिन सभी ट्रांजेक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, उस दिन की सभी ट्रांजेक्शन। अब क्या हुआ है कि एज एट लिखने का मतलब है कि 31 मार्च को तो बैलेंस शीट प्रिपेयर की है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रिपेयर की है, यानी 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट मान लो कि 12 PM पर क्या है? प्रिपेयर की गई है। तो एज एट वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि ताकि एक फिक्स टाइम, एक फिक्स डेट के ऊपर, एक फिक्स टाइम के ऊपर हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट के परफॉर्मा के ऊपर क्या शो करते हैं? एज एट डेट शो करेंगे जिस दिन बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं।
लेजर, देखो लेजर के अंदर जब भी अकाउंट ओपन किए जाते हैं, जब भी लेजर बुक प्रिपेयर की जाती है, तो लेजर बुक के अंदर पर्सनल अकाउंट भी आते हैं, रियल अकाउंट भी आते हैं और नॉमिनल अकाउंट भी आते हैं। यानी लेजर बुक के अंदर तीनों अकाउंट ओपन किए जाते हैं। तीनों अकाउंट में से नॉमिनल अकाउंट किसके, नॉमिनल अकाउंट की सभी ट्रांजेक्शन किसमें शो करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इसी वजह से नॉमिनल अकाउंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन है, सभी ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। बाकी दोनों बच गए कौन से अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की ट्रांजेक्शन को कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग बैलेंस शीट में पर्सनल एंड रियल अकाउंट की सभी ट्रांजेक्शन को बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेक्स्ट, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, ध्यान रखना। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है। अकाउंट के अंदर हम क्या यूज करते हैं, टू और बाई वर्ड यूज करते हैं। डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में बाई वर्ड को यूज करते हैं। तो बैलेंस शीट जब एक अकाउंट ही नहीं है, तो उसमें टू और बाई वर्ड को यूज करने का कोई तुक ही नहीं है। यानी बैलेंस शीट में टू और बाई वर्ड को यूज नहीं करते हैं। जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है वो किस कंसर्न के बेस पर प्रिपेयर की जाती है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर हम क्या करते हैं कि बिजनेस की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं। किस कंसर्न के बेस पर, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर। एक क्वेश्चन और पुटअप किया जा सकता है कि किस कंसेप्ट के बेस पर हम बिजनेस के अंदर एसेट्स को कैटेगराइज करते हैं। देखो हम एसेट्स को कैटेगराइज करते हैं कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। किस कंसेप्ट के बेस पर, किस प्रिंसिपल के बेस पर करंट एसेट्स को दो पार्ट में या फिर करंट एसेट्स को अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया है, वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर। यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, इसलिए कुछ एसेट्स बिजनेस की करंट एसेट्स हैं और कुछ एसेट्स बिजनेस की लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, यानी नॉन करंट एसेट्स हैं। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ मदे देखी थी, कुछ पॉइंट डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट कब प्रिपेयर करते हैं, कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम क्या तैयार करते हैं, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, बिजनेस के अंदर एसेट्स कितनी है, बिजनेस के अंदर लायबिलिटी कितनी है, बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी है। बैलेंस शीट हमेशा एक फिक्स डेट पर प्रिपेयर किया जाता है कि 31 मार्च को। अज्यूम करो 31 मार्च को किसी एक फिक्स टाइम पर प्रिपेयर किया था, जैसे कि कब प्रिपेयर किया गया था, 2:05 प्रिपेयर किया गया था। इसलिए हम यहाँ पर एज एट वर्ड को यूज करते हैं, फिक्स डेट के साथ फिक्स टाइम को शो करता है, क्या, एज एट वर्ड। लेजर अकाउंट में जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं उन अकाउंट की नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे और बाकी बच गए रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बेस पर बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। अब बैलेंस शीट का परफॉर्मा देखो, बैलेंस शीट के नीचे क्या, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 को प्रिपेयर किया गया है। ये साइड लाइबिलिटी साइड है, ये साइड एसेट साइड है। एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का जोड़ हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट एक फाइनल अकाउंट का क्या है, एक परफॉर्मा है। और बैलेंस शीट को दोनों साइड का जोड़ इक्वल आने का मतलब है कि फाइनल अकाउंट ठीक तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं। यानी फाइनल अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं है जो छूट गई है, जो मिस हो गई है। अगर बैलेंस शीट का टोटल मिसमैच होता है, अगर बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई ट्रांजेक्शन फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करने से रह गई या फिर गलत तरीके से रिकॉर्ड की गई। हो सकता है कि करंट एसेट्स के अमाउंट को जब हम ट्रायल बैलेंस शीट में शो कर रहे थे, एसेट साइड शो कर रहे थे, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, मिसमैच हो जाती है कुछ ट्रांजेक्शन। तो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। बैलेंस शीट में ये वाली साइड लाइबिलिटी साइड है और ये वाली साइड एसेट साइड है। इसके अंदर हम टू और बाय वर्ड को यूज नहीं कर रहे क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है। हम यहाँ पर क्या शो करेंगे, करंट एसेट्स, जितनी भी करंट एसेट्स हैं, कैश है, बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी की सारी बिजनेस की करंट एसेट्स हैं। कहाँ शो करेंगे, करंट एसेट्स के अंडर में शो करेंगे।
सेकंड है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स होती हैं, एक नॉन टेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स फर्नीचर, यानी नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। ये सभी एसेट्स कौन सी हैं? नॉन करंट एसेट्स। तो एसेट साइड के अंदर दो साइड करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को शो करते हैं। करंट एसेट्स में कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन सी हैं? प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सभी क्या है? नॉन करंट एसेट्स हैं। अब देखते हैं लायबिलिटीज साइड को। लायबिलिटी साइड में पहले है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स, बीपी, ओवरड्राफ्ट, ये सारी क्या हैं? ये सारी करंट लायबिलिटीज हैं। सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सारी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। फिर है रिजर्व। रिजर्व के अंदर कैपिटल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व है, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व है, ये सभी कौन कहाँ शो करेंगे? रिजर्व के अंदर शो करेंगे। और लास्ट में आता है कैपिटल। कैपिटल यानी बिजनेस के जो ओनर हैं उन्होंने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो कहाँ शो करते हैं? कैपिटल के अंडर शो करते हैं। कैपिटल की जितनी भी अमाउंट लिखी होती है उस अमाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अज्यूम करो नेट लॉस है तो नेट लॉस को यहाँ पर लेस कर देंगे और नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। ड्रॉइंग्स को लेस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेस करते हैं और इनकम टैक्स को लेस करते हैं। देखो मैंने आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था थोड़ी देर पहले, तो मैंने कुछ एक्सपेंस ऐसे बताए थे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते। कौन से? हाउस होल्ड एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स। हाउस होल्ड एक्सपेंस को एज ए ड्रॉइंग्स मान सकते हैं, तो मैं इन शॉर्ट ड्रॉइंग्स ही बोलूंगी। ड्रॉइंग्स है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, इनकम टैक्स है। ये सारे एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये सारे एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है। इसलिए क्या है, यानी मान लो ड्रॉइंग्स कर ली, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से कुछ गुड्स या कुछ कैश को विड्रॉल कर लिया, उससे क्या हो गई है? बिजनेस की कैपिटल कम हो गई है। तो नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं। ड्रॉइंग्स, इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सब को हम क्या करते हैं? कैपिटल से लेस करते हैं और बाद में इन सभी की जितने भी बैलेंस होते हैं यहाँ शो करते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड के टोटल के हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। किसमें? बैलेंस शीट के अंदर। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा और उसके बाद बैलेंस शीट को देखा। तो ये क्या थे? ये थे फाइनल अकाउंट, ये थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट? किसके फाइनेंशियल अकाउंट थे? एक सोल प्रोप्राइटर के, यानी एक इंडिविजुअल जब अपना बिजनेस ओपन करता है तो अपने बिजनेस के अंदर अपनी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, यानी बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। सेकंड, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट इंक्लूड होते हैं, कौन सा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करते हैं। पॉइंट है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स। एसेट्स का ग्रुपिंग करना या फिर एसेट्स की मार्शलिंग करने का मतलब क्या है? देखो ग्रुपिंग का मतलब है एक जैसे नेचर की जितनी भी आइटम है, एक जैसे नेचर की जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह शो करेंगे। देखो ग्रुपिंग का मतलब है एक जैसे नेचर की जितनी भी आइटम है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, उन सभी ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? एक जगह शो करेंगे। जैसे मिस्टर ए डेटर्स है, मिस्टर बी डेटर्स है, मिस्टर सी डेटर्स है, तो बैलेंस शीट में अलग अलग डेटर्स शो ना करके हम क्या शो करेंगे? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के अंदर टोटल डेटर्स को ऐड करके, डेटर्स ए से कितने पैसे लेने हैं, डेटर्स बी से, डेटर्स सी से कितनी अमाउंट बिजनेस को लेनी है, सभी को ऐड करके हम सन्ड्री डेटर्स के नाम से बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ग्रुपिंग का मतलब है एक जैसे नेचर की सभी ट्रांजेक्शन को एक ही आइटम के अंडर में शो करेंगे। किसकी बात हो रही है? एसेट्स की बात हो रही है। फिर है मार्शलिंग। मार्शलिंग का मतलब है चाहे एसेट्स हो चाहे लायबिलिटी हो, एसेट्स और लायबिलिटी को एक प्रॉपर सीक्वेंस में शो करेंगे।
जैसे दो वर्ड होते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी या तो बढ़ता हुआ क्रम या फिर घटता हुआ क्रम, वैसे ही बैलेंस शीट के अंदर या तो हो सकता है कि लिक्विडिटी ऑर्डर में या हो सकता है कि परमानेंट ऑर्डर में, यानी परमानेंसी और लिक्विडिटी के बेस पर एसेट्स और लायबिलिटी को शो करते हैं। नहीं समझ आया, देखो डिस्क्राइब करते हैं। देखो मार्सलिंग, मार्सलिंग का मतलब है बिजनेस की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी हैं, उन एसेट्स और लायबिलिटी को एक प्रॉपर सीक्वेंस में शो करेंगे, यानी एक प्रॉपर सीक्वेंस में सभी एसेट्स और लायबिलिटी को शो करेंगे, उसको बोलते हैं एसेट्स की मार्सलिंग करना। एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर दो वर्ड याद रखना, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब है एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह शो करना। मार्सलिंग का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटी को एक प्रॉपर सीक्वेंस में शो करना। अब देखो, अब मार्सलिंग दो तरीके से कर सकते हैं, यानी दो पॉइंट है, दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो मार्सलिंग कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी के बेस पर, या फिर इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, यानी एसेट्स और लायबिलिटी को या तो बैलेंस शीट में लिक्विडिटी के ऑर्डर में शो कर सकते हैं, या फिर एसेट्स एंड लायबिलिटी को बैलेंस शीट में परमानेंसी के बेस पर शो कर सकते हैं। अब ये लिक्विडिटी और परमानेंसी का मतलब क्या है वो देखो। लिक्विडिटी का मतलब है जो एसेट्स, जो लायबिलिटी जितनी ज्यादा लिक्विड होगी उसको फर्स्ट ऑफ ऑल शो करेंगे। जैसे जैसे लिक्विडिटी कम होती जाएगी बैलेंस शीट में नीचे नीचे शो करती जाएंगी। जैसे कैश इन हैंड एक लिक्विड एसेट है, उसके बाद कैश एट बैंक को शो करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को शो करेंगे। ये क्या है, ये लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स है उसको शो करेंगे, किसके अंदर, लिक्विडिटी ऑर्डर के अंदर। अगर हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बेस पर बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को किस क्रम में शो करेंगे, जो एसेट्स और जो लायबिलिटी सबसे ज्यादा लिक्विड रूप में होगी उसको सबसे पहले शो करेंगे, और जैसे जैसे लिक्विडिटी कम होती जाएगी एसेट्स और लायबिलिटी को नीचे की तरफ शो करते जाएंगे। अब देखो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बेस पर बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 को हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। ये लायबिलिटी साइड है और ये कौन सी, एसेट साइड है। अब देखो मैंने पहले करंट एसेट्स लिखा, क्यों, क्योंकि कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ मैं, लिक्विडिटी ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ। करंट एसेट्स में सबसे पहले मैं कैश इन हैंड को शो करूंगी, सेकंड कैश एट बैंक को शो करूंगी, थर्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट, फोर क्या है, बीपी, फिर क्या है, डेटर्स है, फिर क्या है, स्टॉक है। यानी जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता जाएगा फिर क्या आएंगी, नॉन करंट एसेट्स, डेप्ट ये कौन सी आएंगी, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। ऐसे ऐसे करते सभी एसेट्स को शो करेंगे, किस बेस पर, लिक्विडिटी के बेस पर। करंट लायबिलिटी को पहले शो करेंगे, कौन सी करंट लायबिलिटी, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को, फिर क्या है, बीपी है, फिर क्या है, क्रेडिटर्स है। यानी हम क्या है, लिक्विडिटी के बेस पर लायबिलिटीज को शो कर रहे हैं। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी को शो करेंगे और देन कैपिटल आएगा। तो ये वाला ऑर्डर कौन सा है, लिक्विडिटी ऑर्डर है। लिक्विडिटी ऑर्डर ये बोलता है कि एसेट्स और लायबिलिटी को बैलेंस शीट में लिक्विड रूप में शो करेंगे। जितनी ज्यादा एसेट्स, यानी कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी, जो एसेट्स और लायबिलिटी जितनी ज्यादा लिक्विड होगी उसको हम पहले शो करेंगे। जैसे जैसे लिक्विडिटी कम होती जाएगी हम क्या है, उन एसेट्स और लायबिलिटी को नीचे की तरफ शो करते जाएंगे। इस फॉर्मेट को फॉलो कौन करता है, यानी इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बेस पर अपनी बैलेंस शीट कौन प्रिपेयर करता है, एक सोल ट्रेडर या एक सोल प्रोपराइटर, और दूसरा कौन, पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म या फिर एक सोल ट्रेडर, एक सोल प्रोपराइटर अपनी बैलेंस शीट को इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बेस पर प्रिपेयर करता है। दूसरा है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस का मतलब देखो, परमानेंट, जो एसेट्स जितनी ज्यादा परमानेंट होगी, यानी जितनी ज्यादा लिक्विडिटी कम होगी, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी कम होगी उस एसेट्स को सबसे पहले शो करेंगे। यानी इस फॉर्मेट को पलट दो एकदम, नीचे वाली एसेट्स को ऊपर शो कर दो, ऊपर वाली एसेट्स को नीचे शो करो, तो वो कौन सा फॉर्मेट बनेगा, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस बेस पर कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सी कंपनी, सभी कंपनीज अपनी बैलेंस शीट को इसी फॉर्मेट में प्रिपेयर करती हैं। किस फॉर्मेट में, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी एसेट्स को शो करेंगी, जिस एसेट्स में लिक्विडिटी सबसे कम है। जैसे कि प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को सबसे नीचे शो करेंगे,
किसके अंदर, परमानेंट्स के ऑर्डर के अंदर। इन एक वर्ड के अंदर मैं आपको बोलूं, इस वाले फॉर्मेट को पलट दो, नीचे की आइटम को ऊपर शो कर दो और ऊपर की आइटम को नीचे शो कर दो, तो वो कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस बन जाएगा। तो जो दो बात ध्यान रखने की है कि इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बेस पर कौन अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म, और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस के बेस पर अपनी बैलेंस शीट को कौन प्रिपेयर करता है, कंपनी प्रिपेयर करती है। अब देखो, जब भी बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट्स को शो करते हैं तो एसेट्स को कई पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाए थे करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ऐसे ही हम एसेट्स को अदर पार्ट में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पॉइंट आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को हम बोल सकते हैं सर्कुलेटिंग एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जो एसेट्स विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं वो कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट्स है। उसके बाद लिक्विड एसेट्स है, या फिर बोल सकते हैं क्विक एसेट्स है। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स हैं जो विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें कौन सी एसेट्स आती हैं, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, इन्वेस्टमेंट है। बात यह है, टोटल करंट एसेट्स में अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दो तो बाकी क्या बचती है, बाकी बचती है लिक्विड एसेट्स। ध्यान से सुनना, करंट एसेट्स में से अगर मैं दो आइटम को रिमूव कर दूं, दो एसेट्स को रिमूव कर दूं, कौन सा, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को, अगर मैं स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर मैं करंट एसेट्स में से रिमूव कर देती हूँ तो कौन सी एसेट्स बचती हैं, लिक्विड एसेट्स बचती हैं। लिक्विड एसेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, क्विक एसेट्स भी बोल सकते हैं। इनके अदर्स नेम ध्यान रखना, करंट एसेट्स को बोल सकते हैं सर्कुलेटिंग एसेट्स, लिक्विड एसेट्स को बोल सकते हैं क्विक एसेट्स। अब आती है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स या बोल सकते हैं फिक्स एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो कौन सी एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को बोल सकते हैं ब्लॉक एसेट्स, यानी ये वो एसेट्स हैं जिनके अंदर पैसा ब्लॉक होकर रुक चुका है, ब्लॉक हो गया है, रुक चुका है, यानी वो पैसा जल्दी से इन कैश कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए इन एसेट्स को ब्लॉक एसेट्स भी बोल सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं, वो एसेट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। एग्जाम्पल, टेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल है प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है। ये कौन सी एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिसको ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। एग्जाम्पल है पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सारे एग्जाम्पल इनटेंजिबल एसेट्स के हैं। फिर है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। देखो फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी हैं, वो एसेट्स हैं जो नाम मात्र की एसेट्स है, यानी काल्पनिक एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जो नाम मात्र की एसेट्स हैं जिनसे इन फ्यूचर कोई भी फायदा नहीं होने वाला, यानी इन फ्यूचर ही इन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इन एसेट्स से कैश में कुछ भी रिसीव नहीं होगा। फिर इन एसेट्स को हम बैलेंस शीट में शो क्यों करते हैं, फिर इन एसेट्स को हम एसेट्स की कैटेगरी में क्यों डाला गया, इन एसेट्स को एसेट्स की कैटेगरी में इसलिए डाला गया क्योंकि इन एसेट्स से इन फ्यूचर कैश में पैसा कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन इन एसेट्स की वजह से बिजनेस को इन फ्यूचर कई सालों तक फायदा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे लेते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या है कि मान लो करंट ईयर के अंदर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 50,000 की अमाउंट खर्च की गई। 50,000 की अमाउंट में को हम 5 साल में राइट ऑफ करेंगे। 50,000 की टोटल अमाउंट को हम कितने साल में राइट ऑफ करेंगे, 5 सालों के अंदर राइट ऑफ करेंगे। तो पर ईयर 10,000 की अमाउंट को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। 10,000 P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, बाकी का बच गया 40,000 हम कहाँ शो करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स के में, किसके अंदर, एडवर्टाइजमेंट को अंदर शो करेंगे। तो ये एसेट्स कौन सी है, जैसे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये सारे एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर शो करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इन एसेट्स से इन फ्यूचर कैश में कुछ भी रिसीव नहीं होगा।
कैश में कुछ भी रिसीव नहीं होगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसिव है। एडवर्टाइजमेंट की वजह से इन फ्यूचर बिजनेस को अर्न होती रहेगी, इनकम होती रहेगी, फायदा मिलता रहेगा। किसके बेस पर? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बेस पर। कैश में कुछ भी रिसीव नहीं होगा। फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स को हम कौन सी एसेट्स बोलते हैं? इमेजिनरी एसेट्स, यानी काल्पनिक एसेट्स, नाम मात्र की एसेट्स। फिर आते हैं वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स को हम बोल सकते हैं पेरिसेबल एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जो क्या है, जैसे कि किसी खान को हमने रेंट पर ले लिया, किसी बिल्डिंग को हमने लीज पर ले लिया, जैसे जैसे उसका यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। जैसे मान लो हमने किसी लोहे की खदान को, लोहे की खान को हमने किस पे ले लिया? रेंट पे ले लिया। जैसे जैसे उस खान से लोहा निकलता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो वेस्टिंग एसेट्स या फिर पेरिसेबल एसेट्स कौन सी हैं? जैसे खाने हो गई, जैसे लीज पर किसी बिल्डिंग को, किसी प्लांट को हमने क्या है, लीज पर ले रखा है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स: करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों परफॉर्मा को शो कर दिया है, उसके आइटम्स को भी शो करके दिखाया है, लेकिन मैंने कहीं भी कंटीजेंट लायबिलिटी वर्ड को यूज नहीं किया, क्योंकि कहीं भी बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटी को शो नहीं करते। फिर कंटीजेंट लायबिलिटी को शो कहाँ करते हैं और कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? देखो, कंटीजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जो किसी स्पेशल इवेंट के अक्कर होने पर अराइज होती हैं। किसी स्पेशल इवेंट के हैपन होने की वजह से अगर कोई भी लायबिलिटीज एग्जिस्टेंस में आती है, घटित होती है, अराइज होती है, तो उसको कौन सी लायबिलिटीज बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई भी केस पेंडिंग चल रहा है, पेंडिंग लो केस, अगर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग में चल रहा है, हो सकता है कि वो केस अपने फेवर में हो सकता है कि वो केस अगली पार्टी के फेवर में हो। यानी किसी स्पेशल इवेंट के अक्कर होने पर, किसी स्पेशल इवेंट के हैपन होने पर अगर कोई भी लायबिलिटीज अराइज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बिल डिस्काउंटिंग। बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया था और बिल डिस्काउंट करवा लिया हमने बैंक से, लेकिन थर्ड पार्टी ने, जिस पार्टी से बिल बैंक में आना था, उसने पेमेंट नहीं की, तो उस पेमेंट ना करने की वजह से जो लायबिलिटी अराइज होती है उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। ये सारी लायबिलिटी क्या है? फ्यूचर से रिलेटेड है, यानी फ्यूचर में कोई इवेंट अक्कर होगा, अगर उस इवेंट के हैपन होने की वजह से कोई लायबिलिटी अराइज होगी तो उसको क्या बोलेंगे? कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलेंगे। नेक्स्ट है गारंटी गिवन। अगर किसी पर्सन ने गारंटी दी थी कि विद इन 2 मंथ में आपकी पेमेंट कर दूंगा, अगर वो पर्सन विद इन 2 मंथ पेमेंट नहीं करता है, यानी किसी स्पेशल इवेंट के अकर होने पर, हैपन होने पर अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी को कभी भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो नहीं करती। फिर उसको हम शो कहाँ करेंगे? कंटीजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में शो करते हैं। शो आउटसाइड द बैलेंस शीट बाय द वे ऑफ फुटनोट, यानी कंटीजेंट लायबिलिटी को हमेशा बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में शो करते हैं। और कंटीजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटी है जो इन फ्यूचर किसी इवेंट के अकर होने पर, किसी इवेंट के हैपन होने की वजह से अराइज होती है, उनको कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। अब एक डिफरेंस है कि ट्रायल बैलेंस के बीच में और बैलेंस शीट के बीच में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करता है। किस बेस पर? अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का जोड़ क्रेडिट साइड के जोड़ के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट अर्थमेटिक रूप से बिल्कुल क्या है? राइट है, इक्वल है। तो ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करता है। किस बेस पर? ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड के जोड़ के इक्वल आने के बेस पर। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या बताता है? बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि बिजनेस में
कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल है। सेकंड डिफरेंस है, ट्रायल बैलेंस को बनाना कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, बट बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट का पार्ट है, इसलिए बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाना कंपलसरी है। फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या है, ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है, लेकिन बैलेंस शीट में एक एसेट साइड है और दूसरा क्या है, लायबिलिटी साइड। ट्रायल बैलेंस को हम कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वीकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मंथली भी, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी, लेकिन बैलेंस शीट हमेशा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ही प्रिपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया गया, यानी किसी फिक्स डेट पर बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है और वो फिक्स डेट होती है अकाउंटिंग ईयर के एंड में। नेक्स्ट है कि शो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के अंदर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, सभी अकाउंट्स की जितनी भी मदें होती हैं उनको शो करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ दो ही अकाउंट की ट्रांजेक्शन को शो करेंगे, एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है रियल अकाउंट। सेकंड डिफरेंस है, कभी भी ट्रायल बैलेंस को एविडेंस के तौर पर यूज नहीं करते। मान लो कोर्ट में कोई केस चल रहा था और किसी उस केस के रिगार्डिंग किसी बुक्स ऑफ अकाउंट के मान लो किसी डॉक्यूमेंट को शो करना था, तो ट्रायल बैलेंस को हम कोर्ट में एज एविडेंस शो नहीं कर सकते, लेकिन बैलेंस शीट को कोर्ट में हम एज एविडेंस, एक सबूत के तौर पर, एक गवाह के तौर पर पेश कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या दे रखा था कि नो फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस से कभी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन बैलेंस शीट से कंपनी की बिजनेस की किसका पता चलता है, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल हेड के अंडर में हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को शो करते हैं, तो बैलेंस शीट से बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, जितनी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, उनको ट्रायल बैलेंस में शो नहीं किया जाता है, उनको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, ये जितनी भी आइटम होती हैं, इन सभी ट्रांजेक्शन को हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे जो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या है, डिफरेंस को शो करते हैं। हालांकि ट्रायल बैलेंस भी क्या है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट है, दोनों ही क्या है, दोनों ही एक स्टेटमेंट है, दोनों अकाउंट नहीं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, आज हमने पढ़ा है कि फाइनल अकाउंट, किसके फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट। एक सोल प्रोप्राइटर जब भी अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है, जब भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करता है, तो फाइनल अकाउंट के नाम पर कितने अकाउंट को प्रिपेयर करता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग। सेकंड है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से पता चलेगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी बिजनेस के अंदर एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, एक सोल प्रोप्राइटर के, एक सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट को, एक सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट को पढ़ा है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा है। तो ये टॉपिक अपना यहाँ होता है फिनिश। थैंक यू।